रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। सिविल कोर्ट में जब कोई सिविल दावा दायर किया जाता है तो एक स्टेज आती है जब जज साहब जो हैं वो इश्यूज फ्रेम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इशू है क्या और कि कौन सा लॉ इसको डील करता है। सिविल प्रोसीजर कोड का आर्टिकल 14 जो है वो इश्यूज से रिलेटेड है और इश्यूज जो हैं वो कैसे फ्रेम किए जाते हैं, होता क्या है। सादा अल्फाज में इशू का मतलब अगर आप समझना चाहें तो हम यूँ कहेंगे कि पार्टीज़ के दरमियान जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज होते हैं, यानी कि जिन जिन पॉइंट्स पर पार्टीज़ का इख्तलाफ होता है उसको डिटर्मिन किया जाता है, उसको इशू कहते हैं। अब हम जो आर्डर 14 है उसके टोटल रूल्स 7 हैं जो सारे के सारे इश्यूज से रिलेटेड हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम को हम कवर करें। आर्डर 14 का रूल 1 जो है उसमें 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले जो इशू कब पैदा होता है, इशू उस वक्त पैदा होता है जब कोई मटीरियल पॉइंट ऑफ फैक्ट और मटीरियल पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर पार्टीज के दरमियान जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज, कोई मटीरियल पॉइंट ऑफ फैक्ट हो या पॉइंट ऑफ लॉ हो, तो इश्यूज पैदा होते हैं। अब इश्यूज जो हैं मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ या मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट क्या है। मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट वो प्रोपोजिशंस हैं जो कि एक पार्टी यानी कि मुद्दई जो है उसने ये साबित करना होता है कि इन मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट की वजह से मेरा दावा दायर करने का हक पैदा हुआ है। और मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट वो मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट जिन पर डिफेंडेंट जो है अपना डिफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो इन मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट के ऊपर जो है ये दोनों, जब मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ एक पार्टी मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट या लॉ एक पार्टी अलेज करे और दूसरी उसको डिनाई करे, तो बेसिकली ये इशू फ्रेम होता है। और इस जब एक मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ के ऊपर एक पार्टी जो है प्लेंटिफ वो अपना राइट शो करे मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट की बना पर, और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करे, तो ये बेसिकली दोनों जो हैं इनको डिस्टिंक्ट इश्यूज का एक सब्जेक्ट पैदा होता है। और कुछ इश्यूज इन्हीं पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज की बना पर जजेस कुछ इश्यूज जो हैं वो सब प्रूफ ऑन प्लेंटिफ होता है जो एक मुद्दई ने साबित करने होते हैं, और कुछ इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं जो कि दोनों पार्टीज ने साबित करने होते हैं, और कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें जजेस डिफेंडेंट यानी कि सेकंड पार्टी को कहती है कि आपने ये साबित करना है। पॉइंट ऑफ जो इशू फ्रेम किया जाता है आर्टिकल 14 रूल 1 और उसका जो सब रूल 5 है उसके अंदर ये लिखा गया है कि पहली हियरिंग पर जज ने प्लीडिंग जिनके प्लान और रिटन स्टेटमेंट को पेरूज करना है, उसके बाद वो देखे कि पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज कौन कौन से हैं, उसकी बेस पर वो इश्यूज फ्रेम करेगा। जो जज इशू फ्रेम करता है वो आर्डर 14 का रूल 1 सब रूल 5 के मुताबिक करता है। अब सब रूल जो 6 है 1 का सब रूल 6 उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर डिफेंडेंट फर्स्ट हियरिंग पर आता है और वो कहता है कि मुझे कोई इशू नहीं है, तो इस केस में जज के लिए लाजम ना है कि वो कोई इशू रिकॉर्ड करे या इशू फ्रेम करे। अब जो आर्डर 14 का रूल 2 है वो बड़ा अहम है, मगर इससे पहले जो आर्डर 14 का रूल 1 का सब रूल 4 है उसके अंदर काइंड्स ऑफ इश्यूज लिखी गई हैं। इश्यूज नॉर्मली दो किस्म के होते हैं, इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट। समटाइम इशू ऑफ मिक्स्ड इशू ऑफ लॉ और मिक्स्ड इशू ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, मगर जो लॉ के अंदर प्रोवाइडेड हैं दो ही काइंड्स हैं। जो सब रूल 4 है 1 का उसमें इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट की बात होती है। अब हम रूल 2 14 के रूल 2 की तरफ आते हैं, उसमें इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट की बात करते हैं कि अगर एक दावा है उस दावे के अंदर एट द सेम टाइम इशू ऑफ लॉ भी पैदा हुआ है और इशू ऑफ फैक्ट भी पैदा हुआ है, तो जज ने सबसे पहले किस इशू को सेटल करना है, तो उसमें जो रूल 2 है उसमें लिखा गया है कि अगर जब इशू ऑफ लॉ पैदा हो जाए, इशू ऑफ लॉ से मतलब ये कि दावा दायर हुआ और दूसरी पार्टी ने उसकी मेंटेनेबिलिटी पर क्वेश्चन रेज कर दिया कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, तो ये एक
क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो ये इशू ऑफ लॉ है। जज ने सबसे पहले इस इशू को सेटल करना है, और उस वक्त जब तक ये इशू सेटल नहीं होगा बाकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रोक दी जाएंगी। ये उसके पास इख्तियार है, और ये जो आर्टिकल 14 का रूल 2 है उसके अंदर लिखा गया है। अब रूल 3 जो है, आर्टिकल 14 का रूल 3, उसमें कि जज जब इशू फ्रेम करेगा तो किन चीज़ों पर इन्हसार करेगा। तो 3 में लिखा गया कि जज बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों को देखेगा इशू फ्रेम करते हुए। एक तो वो तमाम एलिगेशंस जो कि पार्टीज़ ने अपनी प्लीडिंग्स में लगाए हैं, जिनके प्लान और रिटन स्टेटमेंट में पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज हैं, उनको उनके मुताबिक जो है वो इश्यूज फ्रेम करेगा। नंबर 2, अगर पार्टीज ने जो आम ओथ जो एलिगेशन लगाए हैं, चाहे पार्टीज ने लगाए हैं या उनके प्लीडर्स ने लगाए हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने लगाए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए भी वो इशू फ्रेम करेगा। और तीसरी, जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो दावा जात या जवाब दावे के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उनके कंटेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जज जो है इशू फ्रेम करेगा। ये रूल 3 के अंदर, 14 के रूल 3 के अंदर लिखा गया है। अब उसके बाद आता है कि रूल 4 बड़ा अहम है। रूल 4 में ये है, 14 का रूल 4, उसमें कि जज अगर आफ्टर परusal ऑफ द प्लीडिंग, जिनके दावा और जवाब दावा पढ़ने के बाद जज इस नतीजे पर पहुंचा है कि भाई इसमें कुछ विटनेसेस का होना ज़रूरी है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जब तक वो पेश ना किए जाएं अदालत के सामने उस वक्त तक इशू फ्रेम नहीं किए जा सकते, तो वो उनकी प्रोडक्शन का और वो आर्डर करेगा, और उस वक्त तक इशू जो है वो फ्रेम करना रोक सकता है। यह आर्डर 14 के रूल 4 के अंदर लिखा गया है। अब रूल 5 है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जज के पास ये पावर है कि वो